मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति विभाग और साहित्य अकादमी का आभार ज्ञापित करना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका दिया और रायपुर को पहली बार देखा मैंने, और जो सुबह हॉल खचाखच भरा था, क्योंकि हॉल बड़ा है, अभी भी ये संख्या बड़े शहरों की संख्या से ज़्यादा है। मैं 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ। ये मिली जुली है कुछ। पहली कविता है 2 सवाल। मैंने पूछा नदी से तुम्हारा मजहब, मैंने पूछा नदी से तुम्हारा मजहब, नदी कुछ भी नहीं बोली, बहती रही चुपचाप। कुछ पत्थर आए थे नदी की राह में, नदी अगल बगल से सड़क के आगे निकल गई। कुछ देर बाद मैंने पूछा तुम्हारी भाषा में, नदी तब भी कुछ नहीं बोली, बहती ही रही। मैंने पहला प्रश्न सन 1947 में किया था। मैंने पहला प्रश्न सन 1947 में किया था और दूसरा 71 के आसपास। पहली बार मेरे 2 टुकड़े हुए थे और दूसरी बार मेरे टुकड़े के 2 टुकड़े। नदी आज भी उसी तरह से बह रही है। एक छोटी सी कविता है, शायद इसमें प्यार और घृणा के दोनों रूप मिल जाए। नाम इसका है प्रगति। पशु पक्षी कीट पतंगे सब वहीं के वहीं रह गए, आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पशु पक्षी कीट पतंगे सब वहीं के वहीं रह गए, आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब प्यार को ही लें, अपने आदिम आग्रहों से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं ये मोर। आज भी पंखों के इंद्रधनुष छितरा कर थिरक थिरक मोहते हैं अपने साथी को। जैसे उन्हें ओढ़ लेकर निहारने वाले वही दुष्यंत और शकुंतला है। प्यार के लिए कैसे कैसे ठौर ढूंढ लिए हैं आदमी ने आज। प्यार के लिए कैसे कैसे ठौर ढूंढ लिए हैं आदमी ने आज। नाज उठाने के कैसे कैसे तरीके और ना के कैसे कैसे हस्त ईजाद कर डाले हैं। आदिम के आदिम रह गए हैं मोर, आदिम के आदिम रह गए हैं मोर। कहीं कोई मोरनी पंख लुची या गर्दन मरोड़ी हुई नहीं मिलती। करता है कर्ज गाथा। कर्जों का समय भी है, कर्ज लेके भागने का समय भी है। नई स्वेटर क्या पहनने की लगा, एक नए कर्ज से लग गया हूं। कई लोग एकाएक सामने आ गए। भेड़ों का कर्ज सबसे बड़ा था, भेड़ों का कर्ज सबसे बड़ा था। वे एक दूसरे को ठेलते धकेलते चले आ रहे थे, मुंडियां घुमाते गए। फिर हरे भरे बुग्याल आ गए। बुग्याल जो पहाड़ों में बकरियां वगैरह चढ़ती, भेड़ें चढ़ती हैं, तो मैदान घासों की मैदान। फिर हरे भरे बुग्याल आ गए, उनमें पीछे हरियाली का अपना गाय था। और फिर वे औरतें आ गई जिन्होंने घोड़े बना बनाकर 15-20 दिन का काम मिल बांट कर 2-3 दिन में पूरा कर लिया था। कितनों का कर्जदार हूं मैं, कितनों का कर्जदार हूं मैं।
मगर एक बड़े शीशे के सामने मुस्कुरा रहा हूँ, स्वेटर खींच खींच कर, जैसे यह कर्जदारों के मुस्कुराने का समय है। यूं तो मैं पहले ही उतार आया हूँ अपना कर्ज दुकानदार के पास, जबकि ऊन बनाने में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उससे ऊन के दाम को लेकर ऐसी किचकिच कर बैठा जैसे वो मछली नहीं, घड़ियाल था इस तिजारती दुनिया का, और उसके गर्लफ्रेंड नहीं, जबड़े देखे जाने चाहिए। भेड़ों के बदन का ऊन भेड़ों के लिए था, मेरे लिए नहीं। भेड़ों के बदन का ऊन भेड़ों के लिए था, मेरे लिए नहीं। उन्हें तो मालूम ही नहीं है उन्होंने किस किस पर मेहरबानी कर डाली है। जैसे बुझालों ने की भेड़ों को अपनी हरी घास दे देकर। और उन औरतों का क्या कहना जिनकी बुनाई के फंदों में जाड़ों की धूप और बतियार की मिश्री हुई हुई थी। मुझ पर वास्तव में जिनका कर्ज था उनमें कोई भी साहूकार नहीं है। मुझ पर जिनका कर्ज है उनमें कोई भी साहूकार नहीं। मुझसे जो वसूल कर ले गए हैं उनका मुझ पर कोई कर्ज ही नहीं था। क्या बात है, क्या जिनको वास्तव में देना था उन्हें कुछ नहीं दिया मैंने। जिनको वास्तव में देना था उन्हें कुछ नहीं दिया मैंने। जिनका खून ही उनका खून था वे आज भी मैं करते हुए नंगे हो रहे हैं कतारों में। मुझे अंतिम घंटा मैं 21वीं सदी का एक दृश्य हूँ। आज से 6-7 साल पहले यही उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में दादा माझी अपनी पत्नी के शौक को लेकर के 7-8 किलोमीटर चले थे। और वो अभी दोहराया गया 4 दिन पहले, और उड़ीसा के कोरापुट के पास अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। तो मुझे लगा हम विकास के कैसे दावे कर रहे हैं, मंगल में पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है धरती पर, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आदिवासी कैसे रह रहे, क्या सामान्य आदमी कैसे रह रहा है, क्या ढोल का पोल जो प्रगति है। तो इसमें एक नदी का आता है, न्यूजीलैंड की वो नदी है, वांगुनी नदी है। वहाँ पर उस नदी को जीवित आदमी का दर्जा दे रखा है, यानी उस नदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। अगर पहुँचाएगा, जैसे आदमी को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई होती है वैसी उसको होगी। और हमारे यहाँ भी गंगा नदी को एक बार जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन उसमें इतनी रिपिटिशंस हो गई कि वो सरकार ने वापस ले लिया। तो ये दादा माझी का आत्मकथन है। मैं 21वीं सदी का एक दृश्य हूँ। पत्नी के शव को अकेले कंधे पर ले जाते हुए दादा माझी को टीवी पर देखते हुए मैं बहुत देर तक अपने कंधे के विकल्प ढूंढता रहा। अस्पताल से कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली, तो वो फिर चल दिया था। मैं बहुत देर तक अपने कंधे के विकल्प ढूंढता रहा, और सारे विकल्पों के मुहाने पैसे पर ही जाकर गिरते थे। मेरे पास पैसों की जमीन थी, न रसूख की कोई डाल। हाथ पांव थे मगर उनमें गुंडे ही नहीं बहती थी। हाँ, अनुभव था लट्ठों को काट काट कर कंधे पर ले जाने का बहुत पुराना, और मेरी बेटी के पास यह सब देखने का अनुभव था। उसके साथ 11 साल की बेटी साथ में चल रही थी उसकी, और मेरी बेटी के पास ये सब देखने का अनुभव था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। अपने घर से बाहर छूट गए एक बीबी के प्राण घर के चारों कोनों में अटके हुए मिल सकते थे। मेरा रोम कह रहा था, यहाँ से चलो। मैं जैसे मणिकर्णिका पर खड़ा था किंग कर्तव्य विमोड़, और कोई मुझसे कह रहा था, तुम्हारे पास देने के लिए अभी देह के कपड़े बचे हुए हैं।
मेरी आंखों ने कहा, तुमने मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही को अपने हक साथी को शिविर की ओर ले जाते हुए देखा है ना। मेरे हाथ पैर कंधे समवेत स्वरों में बोल उठे, ये हमारा साथ भार होगा, बोझ नहीं। मैंने पल भर के लिए अपनी बेटी की आंखों में शरण ली। उपग्रह से नाचती वो लड़की अभी भी अपनी पृथ्वी को निहार रही थी। मैं बादलों सा फट सकता था, मैं बादलों सा फट सकता था, पर बिजली बेटी के ऊपर ही गिर गई थी। उसने भी अपने भीतर एक बांध को टूटने से रोक रखा था। उसके टूटने ने मुझे जाने कहाँ बाहर ले जाना था। हम दोनों एक विषम यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, मेरी बच्ची के पांव छोटे। तितलियों के पांव चलने के लिए होते भी कहाँ हैं? वे तो फूलों पर बैठते वक्त निकलते हैं बाहर। मेरी तितली मेरे कंधों के छालों की ओर देख रही थी बार बार। पर ये सब तो वही घाव थे जिन्हें उजाले में देखा जा सकता है और अंधेरे में टटोला। हम दोनों चुप थे, मौन बोल रहा था। मौन का कोई किनारा तो होता नहीं है, सो कंधे पर सवार मौन भी बोलने लगा था। आदिवासी है, सो कंधे पर सवार मौन भी बोलने लगा था। महाराज, आज इतनी ऊंचाई पर क्यों सजाई गई है मेरी स्टेज? शबरी के लाडले क्या इसी तरह जताते हैं अपना प्यार? आज ये कहां से आ गई इन बाजों में इतनी ताकत? क्या तुम्हारा गया हुआ अंगूठा वापस आ गया क्या? सभी कान अभी मौन की जेब में थे, सभी कान अभी मौन की जेब में थे। रास्ता बहुत लंबा था, मेरे हाथ पैर कंधे सब थक रहे थे। याद आ गए वे सारे हाथ जो दान पात्रों के चढ़ावों को गिनते समझते थकते नहीं हैं। मेरे जंगल के साथी पेड़ पौधों ने मेरी थकान को समझ लिया था। उन सब ने मेरे आगे अपनी अपनी छाया बिछा दी। मैं गमज़दा था मगर आदमी था अस्पताल से चलते समय। मैं गमज़दा था मगर आदमी था अस्पताल से चलते समय। पर रास्ते में यह कौन कैसे आ गया कि मैं दुनिया भर में एक दृश्य में बदल दिया गया। हाँ, मैं अब एक दृश्य था, मैं अब एक दृश्य था। मैं सभ्यता के मध्याह्न में सूर्य ग्रहण का एक दृश्य था। इस दृश्य को देखते ही आंखों की ज्योति चली जाती थी। अनगिनत आंखों का पानी जब मर जाता है तब एक ऐसा दृश्य बचता है। यह आंखों के लिए अपच्य दृश्य था, पर इसे अपच भोजन की तरह उल्टा भी नहीं जा सकता था बाहर। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। स्वजन विसर्जन का आदिम कटपेश नहीं, जब धरती पर न कोई डॉक्टर था, न अस्पताल, न कोई सरकार। यह मंगल पर जीवन खोजने के समय में पृथ्वी पर जीवन नकारने का दृश्य था। यह मंगल पर जीवन खोजने के समय में पृथ्वी पर जीवन नकारने का दृश्य था। ग्रहों के लिए छूटते हुए रॉकेटों को देखकर हमने तो यही समझा था कि अपने दिन बहुलने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। पर किसी भी दिन ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कंधा हूं। पता नहीं मैं पत्नी का शव लेकर घर की ओर जा रहा था या इंसानियत का शव लेकर गुफा की ओर। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। जिन्होंने ये काम किया है उन्हें बता दिया जाए कि दाना माझी भी एक जीवित आदमी का नाम है, जीवित आदमी का नाम है।